सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी मशीनरी को सुचारू रखने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एस्मा कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश राजस्व परिषद में 7,882 लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। प्रदेश में लेखपाल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा। विदित हो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मार्च 2019 में चकबंदी लेखपाल के 1,364 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। आयोग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में चकबंदी लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई थी। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी 12वीं पास ही शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी। इसके अलावा यह भी अनुमान किया जा सकता है कि कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 40 साल रखी जाए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में योगी सरकार के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हाथरस केस की सुनवाई हुई। कोर्ट में सीबीआई ने अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई के वकील ने दलील देते हुए कहा कि हम दिसंबर माह तक अपनी जांच पूरी कर लेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट बेंच ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी वर्ष के मौके पर शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा कि 100 वर्ष का समय एक आंकड़ा नहीं है, अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास है। यहाँ देश विश्व के लिए अनेक प्रतिभाओं को बनते हुए देखा है। यहाँ के छात्र अनेक जगह पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे जब यहाँ से पढ़े लोगों से बात की तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। लखनऊ हम पर फिदा और हम लखनऊ पर फिदा हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में यदि बिहार जैसी लूट न हुई तो सपा चुनाव जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी जबरदस्ती चुनाव जीता गया, रेड कार्ड जारी कर दिए गए, लाठियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। इसके अलावा यूपी में कोई विकास नहीं किया गया है। थानों में जमकर लूट हो रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार में धान को लूट लिया गया है। अखिलेश ने कहा कि किसान परेशान है और आम जनता पर महंगाई और बेरोजगारी की मार है। सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे किसान को धान की सही कीमत मिल सके और आय दोगुनी हो सके, युवाओं को नौकरी व रोजगार मिल सके, बिजली बिल कम हो सके। साल 2014 के चुनावी मंचों पर हूबहू नरेंद्र मोदी की शक्ल के अभिनंदन पाठक शाहजहांपुर में थे। उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बातचीत में उनका दर्द छलक गया। अभिनंदन ने कहा कि मुझे पीएम मोदी से शिकायत नहीं है बल्कि बीजेपी से तमाम शिकायतें हैं। चुनाव में पीएम के लिए 14 दिन भूखे रहकर बनारस में प्रचार किया। बीजेपी में शामिल होने के लिए अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गाजियाबाद में राजनगर स्थित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के वीसी कंचन वर्मा की कोठी में करीब 10:30 बजे तेंदुआ दिखा। काम कर रहे सफाई कर्मी हरिओम ने सबसे पहले उसे देखा। सूचना मिलने पर जानवर के पैर के निशान की खोज के लिए वन विभाग की टीम काफी समय तक लगी रही, लेकिन गीली मिट्टी नहीं होने से पैरों के चिन्ह नहीं मिले। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के वजह से तेंदुए को देखा गया। बाद में काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया।
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने इस बाबत ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि राजदूत इमैनुएल लेनिन के साथ अद्भुत मुलाकात हुई। हमने फ्रांस और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने के साथ प्रदेश की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा की। कोविड-19 ने दोबारा पैर पसारना शुरू कर दिया है। सरकारें बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंतित हैं। इसके रोकथाम के लिए तरह तरह के जतन हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश में भी तेजी से बढ़े कोरोना से बचने के लिए सरकार सख्त हुई है। मास्क के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एसपी शिवहरी मीना ने सड़क पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को रोककर पहले उन्हें मास्क दिया, इसके बाद उन्हें शपथ दिलाई। प्रशासन के आदेश के बाद चुनावी नियमों के तहत शराब की दुकानों को 3 दिनों तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक प्रदेश में 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर सुल्तानपुर जिले की दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह का फैसला कुछ अन्य जिलों के लिए भी दिया गया है। शादी समारोह को लेकर योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन पर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरठ में कोरोना से बचाव के उपायों का ख्याल न रखने पर दुल्हा दुल्हन और मैरिज होम के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मैरिज होम में भविष्य में शादी समारोह करने की अनुमति पर भी रोक लगा दी गई है। मैरिज होम को सील कर दिया गया है। वहीं सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में भी सगाई कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या ज्यादा होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। नई गाइडलाइंस आने के बाद जिले में इस तरह की ये पहली कार्रवाई है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मोबाइल फोन पर अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। अचानक रात में आई मोबाइल कॉल पर कॉलर ने पहले एटीएम नंबर, अकाउंट की जानकारी मांगी और न बताने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कॉलर का पता लगाने का प्रयास शुरू किया है और प्रकरण ऑनलाइन ठगी के प्रयास का बता रही है। प्रारंभिक जांच में पश्चिम बंगाल के नंबर से कॉल आने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धान क्रय प्रक्रिया की गहन मॉनिटरिंग और क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों की उपज का भुगतान 72 घंटे में हो जाए। सपा शासन काल में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई आरोपित तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव व वरिष्ठ सहायक राजकुमार से पूछताछ का सिलसिला जारी रखेगी। सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों की 4 दिनों की और पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अब दोनों आरोपित 28 नवंबर तक सीबीआई की अभिरक्षा में रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि दोनों आरोपितों ने चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए दस्तावेजों में किए गए खेल से जुड़े कई राज उगले हैं। लखनऊ की हसनगंज पुलिस ने जालसाज महिला सीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीता देवी ने प्रॉपर्टी डीलर निहाल अख्तर के साथ मिलकर मदेहगंज स्थित 1800 स्क्वायर फीट के प्लाट को 30 लाख रुपए में बेचा था। प्लाट को बेचने के लिए सीता देवी फर्जी डीएल, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर काफियों बानो बनी थी। प्रदेश के चर्चित 350 करोड़ के राशन घोटाले की विवेचना ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के आदेश पर कप्तान ने भी संस्तुति कर दी है। हालांकि एसआईटी ने 10 मुकदमों में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। 41 मुकदमों की विवेचना अभी भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार की देव दीपावली में पहला दीपक राजघाट पर जलाएंगे। इसके लिए वहां पर मंच बनाया जाएगा। इस दीपक के जलने के बाद आधे घंटे के अंदर
15 लाख दीपक गंगा के दोनों किनारों पर जलने लगेंगे और चहुओर रोशन हो जाएगा। दीपक जलाने के बाद पीएम मोदी गंगा विहार भी करेंगे। पीएम मोदी संत रविदास नगर से लेकर राजघाट तक का सफर करते हुए देव दीपावली का अद्भुत दृश्य का अवलोकन करेंगे। संत रविदास से सड़क मार्ग द्वारा ट्रामा सेंटर होते हुए लंका, सुंदरपुर, बरेका, मड़ुआ, डीह, लहतारा, कैंट, चौका घाट, पांडेपुर, आशापुर होते हुए सारनाथ तक जाएंगे। सारनाथ से रिंग रोड होते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। जौनपुर में क्राइम ब्रांच व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने देर शाम अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रेलवे टिकट की कालाबाजारी का राजफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 8 लाख रुपए के 1006 टिकट बरामद हुए। इनके लैपटॉप व मोबाइल को जब्त कर जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वैवाहिक समारोहों के लिए प्रशासन से अनुमति तो मिल रही है, लेकिन लोग कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन की अनदेखी भी कर रहे हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के निर्देश पर तमाम गेस्ट हाउस की जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट, अपर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के द्वारा हुई जांच में 14 गेस्ट हाउस में अनुमति से अधिक भीड़ मिली। अब इनके संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं इन आयोजनों को लेकर एसडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बस्ती जिले में विकास क्षेत्र बहादुरपुर के ग्राम पंचायत भेलवल के ग्रामीणों ने वीडियो का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। वह आवास सत्यापन में ग्राम पंचायत सचिव अविनाश पांडे की मनमानी व कुछ लोगों का नाम काटने से नाराज थे। प्रदेश में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 5000 पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक पुलिस में भेजने का फैसला किया गया है। इनमें इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मी अपने ही जिले में ट्रैफिक में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इनमें जिलावार पुलिसकर्मियों की संख्या का निर्धारण भी किया जा रहा है। बिजली महकमे को घाटे से उबारने की सरकार की कोशिशें अब तक नाकाम साबित हो रही है। शहरी क्षेत्रों के 30% और ग्रामीण क्षेत्रों के 70% विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करते ही नहीं है। नतीजन राज्य के विद्युत विभाग का घाटा 90,000 करोड़ पहुंच गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। कांग्रेस में जारी गृह युद्ध के बीच पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से हुई है। जौनपुर जिले में से कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग शुरू कर दी है।